नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया डेली द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। शुरू होने से पहले एक बात, हर्षित सर कुछ काम से अपना होम टाउन गया हुआ है, कुछ फैमिली कमिटमेंट्स हैं और उधर से ये एडिटोरियल एनालिसिस और डेली करंट अफेयर्स वो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है, इसलिए मुझे ये काम दिया है आपकी पढ़ाई जो है वो नहीं रुकने के लिए। ठीक है। और काफ़ी कमेंट्स से मुझे ये पूछा था कि हर्षित सर के बारे में बताओ, वो क्यों नहीं आ रहा है ये सब, इसलिए मैं ये बताया आपको। ठीक है। और एक बात यह है दोस्तों, मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि आपको एडिटोरियल और करंट अफेयर्स के बारे में अच्छी तरह समझाने के लिए, तो मेरी भी लिमिटेशंस है। अगर कुछ गलतियाँ हो रहा है तो माफ़ कीजिएगा। एक दो दिन के अंदर हर्षित सर आ जाएंगे, तब आपका सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। और काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स भी मुझे आया था कि आपकी हिंदी ठीक नहीं है, वो है ये है। देखिए, एक बात आपको समझना पड़ेगा, मैं केरला से हूँ, मेरी हिंदी इतना परफेक्ट नहीं हो सकता जैसे हर्षित सर का या कोई नॉर्थ इंडियंस का है, तो उसमें मेरे लिमिटेशंस है। और काफ़ी स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि मैं हिंदी में कैसे बोल पाता हूँ। देखिए, एक बात मैं बताऊँ, आई एम एन एक्स सर्विस मैन, मैं 15 साल इंडियन नेवी में सर्व किया हूँ, तो हिंदी मुझे आता है। अभी तक तो आपको पता चली गया होगा, मैं हिंदी तो बोल ही रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत हो जाता है ग्रामर मिस्टेक, वो माफ़ कीजिएगा। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा इधर उधर की प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है। तो निश्चिंत रहिए, एक दो दिन क्या, शायद कल ही हर्षित सर वापस आ जाएंगे। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। आज कौन कौन सा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। देखिए, आज के एडिटोरियल्स में 3 टॉपिक मुझे इंपॉर्टेंट लगा। एक है इंडिया मस्ट डायरेक्टली एंगेज विद तालिबान 2.0। तालिबान 2.0 मतलब यूएस और नाटो ट्रूप्स आने से पहले भी उधर तालिबान का गवर्नेंस चल रहा था अफगानिस्तान में, तो वो तालिबान और अभी जो यूएस और नाटो ट्रूप्स जाने के बाद जो तालिबान गवर्नेंस में आने वाला है, तो इसमें क्या डिफरेंस रहने वाला है, वो तो हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ऑथर ने ये बोला है कि इंडिया को अभी की जो तालिबान आने वाला है, ऑलरेडी तालिबान ने करीब 75% डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी कैप्चर कर चुका है, तो इन तालिबान के साथ डायरेक्टली बात कर लेना चाहिए। अभी तक इंडियन गवर्नमेंट क्या है, तालिबान से बात नहीं किया, ओनली अफगान गवर्नमेंट से बात करता था, तो अभी तालिबान से बात करना ही पड़ेगा ना, तो एक ज़रूरत टाइप का हो गया, क्योंकि अभी तालिबान ही उधर शायद गवर्नेंस करने वाला है। ठीक है। सेकेंड एडिटोरियल, प्रोसिक्यूटर नॉट प्रोसिक्यूटर। ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है, ये फादर स्टैन स्वामी जिनका रिसेंटली डेथ हुआ था, उनके लिए जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जस्टिस नहीं किया करके, और ये प्रोसिक्यूटर को प्रोसिक्यूटर नहीं बनना चाहिए, इस बारे में एक आर्टिकल है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तीसरा है एक कार्डिनल ओमिशन इन द कोविड-19 पैकेज। ये पर्टिकुलर आर्टिकल जो है, इंडिया की जो हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट पैसे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं और काफ़ी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश जो कर रहे हैं, इसके साथ साथ गवर्नमेंट को हेल्थ सेक्टर में जो वैकेंसीज है, जो डॉक्टर की वैकेंसी है और जितने भी हेल्थ वर्कर्स है, हेल्थ स्टाफ है, उनकी वैकेंसी को भी फुलफिल करना चाहिए, तभी गवर्नमेंट जस्टिस कर पाएगा, ये ऑथर का कहना है। तो ये तीनों टॉपिक जो है हम आज डिटेली डिस्कस करेंगे। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इंडिया मस्ट डायरेक्टली एंगेज विद तालिबान 2.0। देखिए, आप सबको एक चीज़ पता होगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब ने यह अनाउंस किया था सितंबर 11 से पहले जितने भी यूएस और नाटो ट्रूप्स है अफगानिस्तान में, वो सबको वापस बुलाएंगे। अब प्रॉब्लम यह हो जा रहा है, जैसे यूएस और नाटो ट्रूप्स अफगानिस्तान से विड्रॉवल कर रहा है, वैसे ही तालिबान जो है अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल करते हुए नजर आ रहा है। अब तक तो तालिबान ने कई सारे डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी कैप्चर कर चुका है और अफगानिस्तान फोर्सेस तालिबान के अगेंस्ट फाइट तो कर रहा है, पर रिसेंटली एक रिपोर्ट ये आया था कि अफगानिस्तान फोर्सेस के पास रीइंफोर्समेंट नहीं है, सप्लाईज नहीं है, वेपन्स नहीं है, तो कई जगह में तालिबान के सामने उनको बिना फाइट के ही सरेंडर करना पड़ रहा है। अब ये सब देख के ये लग रहा है अगले गवर्नमेंट जो आने वाला है वो तालिबान का होगा, राइट। अब देखिए, इसके साथ साथ इंडिया ने क्या किया, विद द विड्रॉवल ऑफ यूएस फ्रॉम अफगानिस्तान इन प्रोसेस, न्यू दिल्ली हैज डिसाइडेड टू रैम डाउन इट्स सिविलियन प्रेजेंस इन वार टोर्न कंट्री। देखिए, आपको और एक चीज पता होगा, इंडिया का एक हाई कमीशन या एम्बेसी रहता है हर कंट्रीज में। जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज है, उन कंट्रीज के कैपिटल में जो हमारे एक ऑफिस रहता है उसको हम हाई कमीशन बोलते हैं। जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज है, उनके कैपिटल में जो हमारे ऑफिस रहते हैं उसको एम्बेसी बोलते हैं, राइट। और एम्बेसी में जो टॉप ऑफिशियल होता है उनको हम एम्बेसडर बोलते हैं, और हाई कमीशन में जो टॉप ऑफिशियल रहेगा उनको हम क्या बोलते हैं, हाई कमिश्नर बोलते हैं, राइट। अब एम्बेसी या हाई कमीशन, इनको छोड़ के हर कंट्री में कई सारे कॉन्सुलेट्स रहता है। ठीक है, कॉन्सुलेट्स, ये कॉन्सुलेट्स कैपिटल सिटी में नहीं होगा, कई जो मेजर सिटीज है उधर होगा।
ठीक है। उधर जो इंडियन डायस्पोरा होगा उनके वेलफेयर देखने के लिए कई सारे टिकट वीसा जो भी इनके जो कल्चरल इकोनॉमिकल जो भी इश्यूज़ है वो सब देखने के लिए कॉन्सुलेट्स रहता है सॉरी। तो जितने कॉन्सुलेट्स अफगानिस्तान में है इंडिया का, उधर से जितने स्ट्रेंथ है वो सबको इंडिया ने वापस बुलाया है। क्यों? अभी तक फॉरेन मिनिस्ट्री ने कुछ क्लियरली नहीं बोला है उन्होंने क्यों बुलाया है, पर ऐसा लग रहा है सिक्योरिटी की वजह से लग रहा है, क्योंकि तालिबान जैसे एडवांसमेंट कर रहा है अब उनके लिए उधर सेफ नहीं है। इंडिया हैज टेम्परली क्लोज्ड इट्स कॉन्सुलेट इन कांडाहार एंड इवैक्यूएटेड इट्स डिप्लोमेट्स एंड इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस पर्सनल स्टेशन थे। अब देखिए कांडाहार में तो सबको इन्होंने वापस बोला है, जितने भी डिप्लोमेट्स हैं, और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के भी कुछ स्टाफ उधर थे, उन सबको इंडिया ने वापस बुलाया है क्योंकि उनकी सिक्योरिटी ठीक नहीं है उधर, तालिबान का कोई भरोसा नहीं है। दिस फॉलोज द डिसीजन टू सस्पेंड ऑपरेशन इन द इंडियन कॉन्सुलेट्स इन जलालाबाद एंड हेरत। एज ए रिजल्ट इंडिया टुडे इज लेफ्ट विथ इट्स एम्बेसी इन काबुल एंड कॉन्सुलेट इन मज़र ए शरीफ। काबुल तो अफगानिस्तान का कैपिटल है, तो उधर होगा हमारी एम्बेसी, ठीक है। तो एम्बेसी से अब सिचुएशन ये है कि इंडिया का एम्बेसी में है अपना स्टाफ और एक कॉन्सुलेट है मज़ार-ए शरीफ में, यही दो बचा है। बाकी जितने भी कॉन्सुलेट्स था अफगानिस्तान में वो सब में से जितने स्ट्रेंथ है इंडिया ने वापस बुलाया है। अब देखिए द तालिबान स्वे, दिस डेवलपमेंट्स इंडिकेट टू थिंग्स। दो चीज़ इसमें से हमें समझ में आ रहा है, किसमें से, जो इंडिया ने वापस बुलाया है, क्योंकि फॉरेन मिनिस्ट्री ने क्लियरली कुछ बोला नहीं है ना, हमें यह समझ में आ रहा है न्यू दिल्लीज डिसीजन टू पार्शियली विड्रॉ फ्रॉम अफगानिस्तान शोज दैट बेटिंग ओनली इन गवर्नमेंट इन काबुल वाज ए बिग मिस्टेक एंड दैट न्यू दिल्ली रियलाइजेस द थ्रेट तालिबान पोसेस टू इंडियन एसेट्स एंड प्रेजेंस इन अफगानिस्तान। एक तो हमें यह समझ में आ रहा है अफगानिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा करना भी सही नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान गवर्नमेंट का इतना पावर नहीं है, तालिबान जैसे एडवांसमेंट कर रहा है, अफगानिस्तान फोर्सेस को सरेंडर करना पड़ रहा है, ये सब मैंने आपको बता दिया। तो अफगानिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर भी विश्वास करना नहीं है, और जो विश्वास किया था इट वाज ए बिग मिस्टेक एंड दैट न्यू दिल्ली रियलाइजेस दैट थ्रेट तालिबान पोसेस टू इंडियन एसेट्स एंड प्रेजेंस इन अफगानिस्तान। इंडिया के जितने एसेट्स है उधर उसके लिए भी तालिबान एक थ्रेट बनते हुए नजर आ रहा है। Either way, India's Afghan policy is at a major crossroads to safeguard civilian assets there as well as to stay relevant in the unfolding trade game in and around Afghanistan. New Delhi must fundamentally reset its Afghanistan policy. तो अभी ये समय आ गया है इंडिया की जो अफगानिस्तान पॉलिसी है जो इंडिया मेंटेन करते हुए आ रहा था उसको चेंज करने का समय आ गया। अब इस आर्टिकल में आगे जैसे जाते रहोगे आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए, इंडिया मस्ट in its own national interest begin open talks with Taliban before it is too late. Time for hesitant, half embarrassed, back channel policies over. देखिए अभी तक क्या हो रहा था, इंडिया जितने भी बात कर रहे थे, हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री जितने बात कर रहे थे, डिप्लोमेटिक टॉक्स कर रहे थे, वो अफगानिस्तान गवर्नमेंट से था। क्यों? क्योंकि अब तक तो उधर यूएस एंड नाटो फोर्सेस थे एंड यूएस फोर्सेस ने उधर अफगानिस्तान का गवर्नमेंट सेटअप करके दिया था। तालिबान का कोई चांस ही नहीं था उधर, क्योंकि तालिबान डरता था यूएस एंड नाटो फोर्सेस से, क्योंकि उनसे तो पंगा नहीं ले सकता ना, बड़े पावरफुल फोर्स है वो। तो इंडिया हमेशा अफगानिस्तान गवर्नमेंट से बात करता था, पर अभी इन इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट, हमारे नेशनल इंटरेस्ट के तहत हमें अभी तालिबान से बात करना ज़रूरी है। इसके लिए कई सारे रीज़न है, वो मैं आपको बताऊंगा। With over a third of Afghanistan's more than 400 districts under Taliban control, the talk to the Taliban option is indeed the best of many less than perfect options available to India. अब इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि तालिबान ने कई 400 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ऑलरेडी कैप्चर कर चुका है। अब तालिबान से आपको बात करना ही होगा अगर हमें डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन करना है। To be fair, New Delhi has been steadily abandoning its puritanical policy towards the Taliban over the past years. In late 2018, when Moscow organized, देखिए मैं बताता हूँ। अब देखिए, अभी तक इंडिया ने तालिबान से कुछ बात नहीं किया था। तालिबान हमारे लिए एक नॉन स्टेट एक्टर था। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल बोल रहे होते इधर। लेट 2018 में मॉस्को ऑर्गेनाइज्ड ए कॉन्फ्रेंस विच हैड द तालिबान members of the Afghan High Peace Council and other countries from the region in attendance. 2018 में मॉस्को रशिया ने एक कॉन्फ्रेंस सेटअप किया था, ऑर्गेनाइज किया था। इसमें तालिबान के मेंबर्स भी थे, ठीक है। पर इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने एक नॉन ऑफिशियल डेलीगेशन भेजा था एंड ऑफ 2 रिटायर्ड डिप्लोमेट्स टू मॉस्को। इंडिया ने अपना कोई स्पेशल ऑफिशियल, जैसे कि इस तरह की जब इंटरनेशनल मीटिंग्स होता है हमारे कोई अच्छे रिप्रेजेंटेटिव को भेजना चाहिए ना, तो इंडिया ने इतना सीरियस नहीं लिया क्योंकि वो तालिबान उसमें था। तो इंडिया पहले से ही तालिबान को उतना सीरियस नहीं ले रहा था और तालिबान के साथ कोई टॉक्स नहीं, आपस में कुछ मीडिएशन नहीं चाहिए। तालिबान को इंडिया एक्चुअली साइड करके रखा हुआ था। तो जब 2018 में एक मॉस्को के द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ एक मीटिंग में भी इंडिया ने अपना नॉन ऑफिशियल डेलीगेशन भेजा था। इसमें से ये पता चल रहा है ना कि इंडिया तालिबान को कभी सीरियस नहीं ले रहा था। Thereafter, in September last year, India's External Affairs Minister
एस जयशंकर ज्वाइन द इनॉग्रल सेशन ऑफ इंट्रा अफगान नेगोशिएशंस इन दोहा। इसके बाद सितंबर में इंडिया का जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर साहब इंट्रा अफगान नेगोशिएशन ज्वाइन किया था, राइट। अब दोस्तों वाई इंडिया नेवर एंगेज विद तालिबान डायरेक्टली। अब तक तो मैंने आपको यह बोला कि इंडिया कभी तालिबान से बात डायरेक्टली नहीं किया था, कभी तालिबान को एंगेज नहीं किया था। जो भी बातें चल रहे थे वो अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ था और इंडिया ने कई सारे इन्वेस्टमेंट्स भी किया है अफगानिस्तान में। इंडिया अफगानिस्तान का जो रिलेशन है काफ़ी अच्छा चल रहा है काफ़ी सालों से। इंडिया ने करीब 3 बिलियन इन्वेस्ट किया है अफगानिस्तान में। इंडिया ने उनका पार्लियामेंट्री बिल्डिंग बना के दिया, कई सारे हाईवेज बना के दिया, डैम्स बना के दिए, ठीक है। अब इंडिया अगर तालिबान से डायरेक्टली बात करता तो प्रॉब्लम क्या होता, इट कुड मेक अफगानिस्तान प्रेसिडेंट अशरफ गानी 10 बार इंडिया ट्रस्टेड पार्टनर अनईसी। देखिए मैंने ये इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन के बारे में एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये बोला था आपको, अगर हम अफगानिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन नहीं रखेगा ना तो हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखिए पाकिस्तान के साथ जो हमारी रिलेशन है वो कभी सुधरने वाला नहीं है, चाइना के साथ भी नहीं है। अब हमारे लिए हमारे नेबर कंट्रीज में कोई ना कोई तो अपने साइड में चाहिए ना, इसलिए अफगानिस्तान में अपने साइड में रखना ज़रूरी है। पर अगर हम तालिबान से डायरेक्ट बात करते तो अफगानिस्तान प्रेसिडेंट को यह लगेगा कि अब इंडियन गवर्नमेंट भी तालिबान से बात कर रहा है और तालिबान जो है अफगानिस्तान गवर्नमेंट को बिल्कुल पसंद नहीं है। अब ऐसे हम करेंगे तो अफगानिस्तान गवर्नमेंट क्या करेंगे, वो चाइना के साथ दोस्ती करने का चांस ज़्यादा है और ये हमारे लिए सही नहीं है। और ऊपर से अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी ज्वाइन करने का चांसेस ज़्यादा है फॉर देयर पर्सनल पॉलिटिकल सर्वाइवल, है कि नहीं। देखिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन है, रशिया है, चाइना है, 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज है और इंडिया और पाकिस्तान है। अब शंघाई कोऑपरेशन में रशिया एंड चाइना का जो इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा है, ऑब्वियसली जो चाइना का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी अफगानिस्तान ऑब्जर्वर है, अगर जाके परमानेंट मेंबर बनोगे तो इसका मतलब ये होगा अब इंडिया के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंस उनका नहीं रहेगा, तो इंडिया अफगानिस्तान के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो खराब हो सकता है। तो ये एक रीज़न है इंडिया कभी तालिबान से डायरेक्टली एंगेज नहीं किया। दूसरा रीज़न ये है डिसीजन मेकर्स इन न्यू दिल्ली आर ऑल्सो फेस द डिलेमा ऑफ हु टू टॉक टू विद इन द तालिबान गिवन दैट इज हार्डली ए मोनोलिथ। आप देखिए अगर अफगानिस्तान में तालिबान से बात करना भी है तो किससे बात करें, कोई एक नेता तो होना चाहिए। न्यू दिल्ली में हैव लिटिल एक्सेस टू द मेंबर्स ऑफ द क्वेटा शुरा और द फाइटर्स ऑन ग्राउंड इन अफगानिस्तान, सो द ओनली ऑप्शन माइट बी दोहा बेस्ड तालिबान नेगोशिएटर्स। अब देखिए तालिबान का जो भी बातें एक हेडक्वार्टर टाइप का बोल सकते हो, वो खतर में दोहा में है, तो दोहा में इनका सारे नेगोशिएशंस वगैरह होता है, अपने अखबार में पढ़े होंगे। अगर इंडिया को बात करना है ना मतलब तालिबान के कोई नेता से, तो वो अब्दुल सलाम ज़ईफ से करना पड़ेगा। ये अब्दुल सलाम साइफ जो है दोहा में लोकेटेड है और ये अब्दुल सलाम साइफ के पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन है ये सबको मालूम है, तो हमारे लिए ये सही नहीं रहेगा। तो ये दूसरा रीज़न है, ठीक है। अब तीसरा रीज़न क्या है, गिवन द ग्लोबल opprobrium that Taliban faced in earlier avatar and the lack of evidence about whether the outfit is changed a lot today। आप देखिए ये भी एक रीज़न है। देखिए 2001 में यूएस ने अफगानिस्तान के ऊपर इन्वेशन किया था, अब 2021 हो गया। 2001 से पहले तालिबान का ही गवर्नमेंट था उधर, और जब 2001 से पहले तालिबान का गवर्नमेंट उधर चल रहा था ना तो अफगानिस्तान का हाल बहुत ही बुरा था। टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो रहा था, वीमेन राइट्स बिल्कुल नहीं थे, ह्यूमन राइट्स के ऊपर कोई फोकस नहीं कर रहा था। तो वही तालिबान का अवतार अभी भी है या नहीं, सुधर गया या नहीं, ये इंडिया को पता नहीं है ना। तो इसलिए इंडिया ज़्यादा तालिबान के साथ बात करने की ट्राई नहीं किया। चौथा रीज़न क्या है, देयर इज लिटिल क्लैरिटी अबाउट द तालिबान्स रियल इंटेंशंस आर गोइंग फॉरवर्ड एंड व्हाट दे वुड डू आफ्टर असेंडिंग टू पावर इन काबुल। देखिए तालिबान के ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकता, इनके रियल इंटेंशंस क्या है अभी तक किसी को मालूम नहीं है। ये एक बार पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल करने के बाद ये क्या करने वाले हैं, इनके प्लान्स क्या क्या है ये भी मालूम नहीं है, एक अनसर्टनिटी है, ये भी एक रीज़न है, क्लैरिटी नहीं है। पांचवा यह है, फाइनली इट वुड नॉट बी टोटली अनरीजनेबल टू कंसिडर द पॉसिबिलिटी ऑफ पाकिस्तान एक्टिंग आउट अगेंस्ट इंडिया इफ इन कश्मीर इफ इंडिया वे टू एस्टैब्लिश डीपर लिंक्स विद तालिबान। ये भी एक रीज़न है। मतलब अगर हम तालिबान के साथ ज़्यादा बातचीत करेंगे तो पाकिस्तान कोई अच्छा नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो अभी तो हमारी जो इंडो पाकिस्तान जो बाउंड्रीज़ है, LOC है जो कश्मीर में, तो अभी के लिए थोड़ा बहुत सीज़फायर चल रहा है, इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। अगर हम तालिबान के साथ बातचीत में लगेंगे, ऐसा एक चांस है पाकिस्तान को ही अच्छा नहीं लगेगा, पाकिस्तान अपना सही रूप जो है दिखाने लगेगा।
मतलब पाकिस्तान वही काम करेंगे, ज़्यादा टेररिस्ट को भेजेंगे, ठीक है, और प्रॉब्लम्स उधर क्रिएट करेंगे। तो इंडिया वो शांति को तोड़ना नहीं चाहता है, ठीक है। तो ये 5 रीजन से तालिबान से इंडिया ने डायरेक्टली एंगेज नहीं किया। अब दोस्तों, वाई इंडिया शुड टॉक विथ तालिबान। अब तक तो हमने ये डिस्कस किया इंडिया ने तालिबान के साथ बात क्यों नहीं किया। इसके लिए 5 रीजंस भी मैंने आपको बताया। अब ऑथर ये बोल रहा है हमें तालिबान के साथ बात कर लेना चाहिए, इसके लिए भी 5 रीजंस ऑथर बोल रहा है। पहला ये कि वेदर वी लाइक इट और नॉट, तालिबान वन वे और अनदर इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल स्कीम ऑफ थिंग्स इन अफगानिस्तान। हम चाहे और नहीं चाहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तालिबान अभी अफगानिस्तान पॉलिटिक्स में एक मेजर रोल प्ले करने वाला है, राइट। अब जैसे तालिबान गवर्नमेंट में आ जाएंगे तो ए लार्ज नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज, नेगोशिएट और डू बिजनेस विद तालिबान। जैसे तालिबान पावर में आ जाएंगे ना, जितने इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनके साथ नेगोशिएट करने के लिए 100% आएगा। तो हमें पीछे नहीं रहना चाहिए, हमें भी आगे जाना चाहिए, राइट। दूसरा यह है तालिबान टुडे इज लुकिंग फॉर रीजनल एंड ग्लोबल पार्टनर्स फॉर रिकॉग्निशन एंड लेजिटिमेसी स्पेशली इन द नेबरहुड। जैसे तालिबान पावर में आएंगे, तालिबान अभी भी ये देख रहा है नेबरहुड में कुछ पार्टनरशिप बनाने का, उनके रिकॉग्निशन के लिए, उनकी लेजिटिमेसी के लिए कुछ ना कुछ सपोर्ट तो चाहिए ना। तो वो नेबरहुड में ये देखेगा कौन हमें सपोर्ट करने के लिए आएगा, कौन हमसे बात करने के लिए आएगा। तो हम कितने पीछे रहेंगे ना, उतना ज़्यादा चांस पाकिस्तान को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा बॉर्डर भी अफगानिस्तान से शेयर करता है, हमारा तो थोड़ा सा बॉर्डर है। तो हम कितने पीछे रहेंगे उतना पाकिस्तान और तालिबान का रिलेशंस बढ़ेगा, ये हमारे लिए सही नहीं है, राइट। तीसरा ये है इवन दो तालिबान इज वाइडली कंसिडर्ड टू बी propped up by Pakistan, it would be a mistake to think that Taliban will continue to Pakistan surveil followers upon gaining power in Kabul। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। देखिए हम क्या समझ रहा है या इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या समझ रहा है, पाकिस्तान और तालिबान के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती है, पर ये तो अब तक था। पर जैसे तालिबान पावर में आ जाएंगे ना दोस्तों, ये दोस्ती नहीं रहने वाला है। एक असम्पशन है बेसिकली। देखिए जैसे तालिबान एक गवर्नमेंट बनाएगा तो वो भी एक सॉवरेन कंट्री जैसे ही सोचेगा ना। ऑलरेडी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कई प्रॉब्लम्स चल रहा है। एक तो टेरिटोरियल क्लेम्स हैं, ड्यूरन लाइन जो है अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो बॉर्डर लाइन है उसमें कई सारे टेरिटोरियल क्लेम्स एंड सॉवरेन क्लेम्स आएंगे बॉर्डर को लेके। ऊपर से जब भी तालिबान डोमिनेट करेगा अफगानिस्तान को, पाकिस्तान के साथ कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकता है, जैसे उनके ट्राइबल एरियाज में प्रॉब्लम हो सकता है। तो बेसिकली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में रिलेशंस जो है ये इतना अच्छा नहीं होगा, ये ऑथर का कहना है। मतलब जब तालिबान था पाकिस्तान के साथ अच्छा रिलेशन था, पर तालिबान जब पावर में आएंगे ऐसे गवर्नमेंट काम करेंगे, जब अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो तालिबान और अफगानिस्तान के बीच में रिलेशन थोड़ा सा अनहैप्पी हो सकता है, राइट। अब इससे इंडिया को फायदा है ना, बोलते हैं ना शत्रु का जो शत्रु है वो मित्र होता है। अब तालिबान और पाकिस्तान बेसिकली अफगानिस्तान और पाकिस्तान का रिलेशन अगर खराब होगा तो इंडिया अगर अफगानिस्तान से दोस्ती करेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। क्यों? देखिए दिस इज प्रिसाइसली व्हेन न्यू दिल्ली शुड एंगेज विथ तालिबान। तो आप समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाहता हूं। मतलब अफगानिस्तान में जब तालिबान पावर में आ जाएगा तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में रिलेशंस शायद खराब हो सकता है। अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में रिलेशंस खराब होगा तो ऑब्वियस ही बात है इंडिया और अफगानिस्तान का दोस्ती बढ़ेंगे, और अगर इंडिया आगे जाएंगे तो ये हमारे लिए फ़ायदा है, क्योंकि हमको पाकिस्तान से ऑलरेडी प्रॉब्लम है। तो ये जो एलओसी में प्रॉब्लम वाला चल रहा है उसमें अफगानिस्तान का सपोर्ट हमें मिल सकता है, राइट। ये एक मेजर रीज़न है। चौथा ये है इंडिया नीड्स टू कोर्ट ऑल पार्टीज इन अफगानिस्तान इंक्लूडिंग द तालिबान इफ ही वांट्स टू एंश्योर इट सिक्योरिटी ऑफ सिविल एसेट्स देयर। ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है। देखिए इंडिया ने ऑलरेडी करीब $3 बिलियन खर्च कर चुका है अफगानिस्तान में। मैंने आपको बोला पार्लियामेंट बिल्डिंग, बहुत सारे हाईवेज और डैम सब बनाया है। $3 बिलियन ऑलरेडी खर्च कर चुका है। अब ये जो सिविलियन एसेट्स की सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है ना, इतने ज़्यादा पैसा हमने खर्च किया है तो तालिबान के साथ दोस्ती बना के रखना पड़ेगा। बेसिकली जो गवर्नमेंट है उसके साथ अच्छा डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना के रखना पड़ेगा। पांचवा, India's outreach to the Taliban should have started years ago before the Taliban had many suitors as they do today. If India is not proactive in Afghanistan, at least now, late as it is, Russia, Iran, Pakistan, China will emerge as the shapers of Afghanistan political and geopolitical destiny. अगर इंडिया आगे नहीं जाएंगे, इंडिया डिप्लोमेटिकली अगर अफगानिस्तान गवर्नमेंट से बात नहीं करेंगे, जब मैं अफगानिस्तान गवर्नमेंट बोल रहा हूँ जो फ्यूचर गवर्नमेंट मतलब तालिबान का कंट्रोल वाला गवर्नमेंट जब बनेंगे तो ये इंटरनेशनली जितने भी कंट्रीज हैं ना, ये रशिया, ईरान, पाकिस्तान वगैरह ये आएंगे, इनके पॉलिटिकल एंड
जितने भी अफेयर्स उसमें इन्वॉल्व होने के लिए, एंड इनकी दोस्ती बढ़ जाएंगे, ये भी हमारे लिए सही नहीं रहेगा। तो कुल मिला के ऑथर ये बोलना चाह रहा है तालिबान के साथ दोस्ती बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, बेसिकली डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो जाना चाहिए, क्योंकि तालिबान अफगानिस्तान गवर्नमेंट में आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, राइट। अब दोस्तों फाइनली इंडियाज एंगेजमेंट विद तालिबान मे और मे नॉट अचीव मच, बट नॉन एंगेजमेंट विल डेफिनेटली हर्ट इंडियाज इंटरेस्ट। देखिए ऑथर का कहना यह है कि इंडिया अगर तालिबान के साथ एंगेज करेगा ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, पर अगर नहीं एंगेज करेगा ना, नुकसान होने का चांस है। एक आइडियल वर्ल्ड में तालिबान गिवन इट्स ब्लडी पास शुड नॉट हैव बीन एनीवेयर नियर गवर्निंग अफगानिस्तान। आइडियली सोचने से तालिबान उसके अगर पास देखोगे ना, इतना गंदा रहा है, इतना ब्रूटल रहा है अफगानिस्तान गवर्नमेंट, क्या कोई भी गवर्नमेंट का पास भी आने का उनका हक नहीं बनता। पर अब क्या करें, कंडीशन ऐसा हो गया है, अब तालिबान अफगानिस्तान को गवर्न करने से ज़्यादा दूर नहीं है, तो अभी कंडीशन ऐसा हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो न्यू दिल्ली मस्ट एक्सोर्सेस द डिमांड्स ऑफ IC 814। तो हमारे कंट्री को तालिबान ने जो किया है, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन किया है, हमारे साथ भी जो भी किया है, वो सब भूल जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे इंडियन एयरलाइंस का एक एयरक्राफ्ट उन्होंने हाईजैक किया था, आपको याद होगा, दिसंबर 1999 में। ये सब हमारे साथ जो किया है उसमें से एक है। तो ये सब अभी के लिए हमें भूल जाना चाहिए। अगर हम नहीं भूलेंगे और तालिबान के साथ एनिमिटी बना के रखेंगे तो हमारे लिए सही नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम पे दूसरे देश आके, दूसरे कंट्रीज आके उनके साथ दोस्ती बनाएगा और हमारे लिए खतरा बन सकता है। And yet open engagement of the Taliban is neither tolerating nor accepting the condemnable atrocities committed by Taliban। ऑथर फाइनली ये भी बोल रहा है कि एंगेजमेंट करना मतलब तालिबान के साथ दोस्ती बढ़ाना या इनके साथ रिलेशंस बनाना, इसका मतलब ये नहीं है हम जितने गलत काम उन्होंने किए हैं उसको टॉलरेट कर रहा है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है। एंड कंडेमनेबल एट्रोसिटीज कमिटेड बाय तालिबान, ये सब इसका मतलब नहीं है। हमने ये नहीं बोल रहा है तालिबान जो भी किया सही है, हम अभी उनके साथ एंगेज करें, इसका मतलब ये नहीं है कि तालिबान ने जो भी गलत काम किया उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। बस हमारी सर्वाइवल के लिए एक इंटरनेशनल, बोलते हैं ना, इंटरनेशनल रिलेशन सारे के साथ हमें अच्छा बन के रखना पड़ेगा, इसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग बनना ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें ये करना ज़रूरी है। देयर इज़ नो नीड टू बी सीक्रेटिव और एम्बैरस्ड अबाउट इट। इसमें कोई एम्बैरसमेंट की बात नहीं है, हमें तालिबान के साथ एंगेज कर देना चाहिए, ये ऑथर का कहना है, ठीक है। अगला एडिटोरियल है प्रोसिक्यूटर नॉट प्रोसिक्यूटर। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ऑथर ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया है, और इन्होंने ये बताया है फादर स्टैन स्वामी की जो रिसेंट डेथ हुआ है इस कॉन्टेक्स्ट में। अब फादर स्टैन स्वामी के बारे में आपने सुना होगा, इनको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट अरेस्ट किए थे। ये एक्यूज थे भीमा कोरेगांव केस में, और भी एक्यूजेशंस था कि इनको कहीं माओइस्ट लिंक से, एक्सट्रीमिस्ट लिंक है, ऐसा बोल के। तो ये अंडर ट्रायल में थे, ठीक है। इनको कोई कोर्ट ने पनिशमेंट नहीं सुनाया था, ये अंडर ट्रायल में थे, इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रहा था। और बात यह है दोस्तों, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कभी भी उनको बेल नहीं दिया। कई सारे बेल एप्लीकेशंस जाता रहा इनके मेडिकल कंडीशन को लेके, पर कभी भी इनको बेल नहीं दिया था। इस केस में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है इनका नाम सामने आ रहा है। देखिए, हाउएवर द रोल ऑफ प्रोसिक्यूटर्स इन परपेचुएटिंग द डोमिनेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स द अंडर ट्रायल डिटेंशन हैज बीन लार्जली इग्नोर्ड। इन्होंने जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है एनआईए के लिए जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कंडक्ट कर रहा था, इन्होंने कभी भी फादर स्टैन स्वामी के मेडिकल कंडीशन को कंसिडर ही नहीं किया। वैसे फादर स्टैन स्वामी 84 ईयर्स के थे, पार्किंसन डिसीज से अफेक्टेड थे, ऊपर से कोविड-19 अफेक्ट हुआ था, इनको सुनाई नहीं देता था, काफ़ी टायर्ड थे, एज्ड थे। इसके बावजूद कभी भी इनको बेल नहीं दिया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मानना यह था इनको अगर बेल देंगे ये एविडेंसेस डिस्ट्रॉय कर सकता है और नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सब के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंदर अरेस्टेड है। अब देखिए, जो यूएपीए एक्ट है इसमें ऐसे कई सारे स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं जो अक्यूज्ड को कभी भी बेल देने से रोक सके, ठीक है। और एनआईए ने कभी भी उनको बेल नहीं दिया था और जेल में ही बाद में इनका डेथ हुआ। अब इसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी अभी उड़ रहा है, ये अलग बात है। तो सबसे पहले ये प्रोसिक्यूटर का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये लॉ ऑफिसर हु कंडक्ट्स क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट और इन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो इस केस में एनआईए के लिए जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कंडक्ट कर रहा था कोर्ट को हेल्प करने के लिए, बेसिकली कोर्ट को ये पता चलेगा क्या हो रहा है, ठीक है। तो इनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं। अब देखिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स आर इन्फ्लुएंशियल एट एवरी स्टेज ऑफ ए ट्रायल। देखिए, जब भी कोई पर्सन को किसी भी केस में अक्यूज्ड होकर अरेस्ट करता है,
इसके बाद उनका ट्रायल होता है। ट्रायल क्यों होता है? ट्रायल के दौरान ही पता चलेगा एक्चुअली इन्होंने कुछ किया है या नहीं किया है। इसके बाद कोर्ट जो है अपना पनिशमेंट सुनाता है। अब ये ट्रायल के दौरान कभी ये अक्यूज्ड जेल के अंदर रहता है, कभी उनको बेल भी मिल जाता है। अगर बेल मिलता है तो कोर्ट जब भी बुलाएगा तब आना पड़ेगा बस। अब देखिए, ये फादर स्टैनस्वामी के केस में भी इनको यूएपीए के अंदर अक्यूज करके अरेस्ट किया था और ट्रायल के दौरान इनको जेल के अंदर रखा और इनके ट्रायल के दौरान कभी भी उनको बेल नहीं मिला। और ये कौन इंश्योर किया? पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कर रहा था, उन्होंने बार बार इतने एविडेंसेस इनके खिलाफ लेके आया और इनको कभी भी बेल मिलने नहीं दिया। उन्होंने ये बोला इनको अगर बेल देंगे ये एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करेंगे, नेशनल सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम बन जाएंगे, ये सब बोल के कभी भी उनको बेल नहीं दिया। ठीक। और ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का जो पावर है ना ट्रायल के दौरान, ये बहुत इन्फ्लुएंशियल होता है। देखिए वो क्या क्या कर सकते हैं। दे डिसाइड व्हाट ऑफेंसेस द अक्यूज पर्सन शुड बी चार्ज विद। क्या क्या ऑफेंसेस चार्ज करना चाहिए अक्यूज के अगेंस्ट, इनका प्री ट्रायल कस्टडी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, व्हाट सेंटेंस टू आस्क फॉर। ये जज को ये तक मांगते हैं कि इन पनिशमेंट इनको दो। तो इतने सारे पावर्स है एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास। However, public prosecutors, unlike defense counsel, have an ethical obligation to seek justice. देखिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर इधर काम कर रहा है एनआईए के लिए, तो उनका काम वही है कि एनआईए ने जिनको अरेस्ट किया है वो सही साबित करना है और इनको सही पनिशमेंट दिलाना है। ये एक्चुअली पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम रहता है। ठीक है। पर सुप्रीम कोर्ट ने शियो नंदन पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में ये बोला है, दो प्रोसिक्यूटर्स हैव ए ड्यूटी टू रिप्रेजेंट द एग्जीक्यूटिव टू फॉर ट्राइंग द ऑफेंडर। देखिए, एग्जीक्यूटिव का साथ रह के जो ऑफेंडर को सेंटेंस दिलाना या पनिशमेंट दिलाना आपका काम है, पर आपको एक एथिकल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। मतलब अक्यूज के साथ थोड़ा सा सिंपैथी दिखाना चाहिए, उनके बारे में भी सोचो। ऐसा नहीं कि अक्यूज है इसका मतलब कुछ भी मत सोचो, इनको बेल देने से रोको, वो नहीं ये नहीं, इतने सारे एविडेंसेस लेके आओ, ये सब मत करो। थोड़ा सा आपको अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, अगर इनका कोई प्रॉब्लम है वो पूछो, मतलब थोड़ा सा सिंपैथी दिखाना चाहिए। एक होता है ना ह्यूमन राइट्स वाला चीज़, वो भी देखना चाहिए करके सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी दैट द ट्रायल रिजल्ट्स इन कन्विक्शन, दे नीड नॉट बी एक्सट्रीमली कंसर्न अबाउट द आउटकम ऑफ द केस। आपको ये नहीं सोचना है कि केस का आउटकम क्या होगा, इस केस में इस अक्यूज को पनिशमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इतना ज्यादा सोचने से आपका जो अक्यूज के साथ जो बिहेवियर होगा ना वो चेंज हो सकता है। तो अब ये मत सोचो, आपका जो काम है वो नीटली फेयरली करो, जस्टिस के साथ करो। आप इस केस का आउटकम क्या है ये मत सोचो। They act as officers of the court and are obliged to ensure that the accused person is not unfairly treated. ठीक है, अक्यूज पर्सन कभी भी अनफेयरली ट्रीट नहीं होना चाहिए। तो ये सब मैं इधर क्यों बता रहा हूं? फादर स्टैनस्वामी जो थे वो 84 ईयर के थे, पार्किंसन डिसीज अफेक्टेड था, कोविड-19 अफेक्टेड था, सुनाई नहीं देता था और इतने एज थे। तो इतने सारे प्रॉब्लम के बावजूद इस मेडिकल सर्कमस्टेंसेस में भी इनको बेल नहीं दिया गया और ये इंश्योर किया पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने। और ऑथर का पूछना यह है, इतने एज में ये क्या एविडेंसेस डिस्ट्रॉय करेगा, ये कंडीशन में ये किसको इन्फ्लुएंस करेगा, क्या नेशनल सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम बन सकता है, ये सब सवाल अभी उठ रहा है। राइट। अब देखिए, द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली इन जितेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट इन 1999 क्या बोला है? इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी ही कैन प्रोसिक्यूट द अक्यूज्ड बट कैनॉट अज्यूम द रोल ऑफ ए प्रोसिक्यूटर। आप प्रोसिक्यूटर हो, आप एक प्रोसिक्यूटर मत बनो। प्रोसिक्यूटर मतलब अत्याचारी आप बोल सकते हो। इट इज नो पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी टू सिक्योर कन्विक्शन एट ऑल कॉस्ट। देखिए, हाईकोर्ट ने भी वही बोला, आपका ड्यूटी ये नहीं बनता कि अक्यूज को पनिशमेंट दिलाना ही दिलाना है, ये आपका काम नहीं है। आप आपका काम कीजिए, फेयरली कीजिए, जस्टिस के साथ कीजिए। केस का आउटकम क्या है ये आप मत सोचिए। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर शुड एक्ट फेयरली एंड इम्पार्शियली एंड मस्ट बी कॉन्शियस ऑफ द राइट्स ऑफ अक्यूज्ड। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को फेयरली एंड इम्पार्शियली काम करना चाहिए, अनबायस्ड काम करना चाहिए, एंड ही मस्ट बी कॉन्शियस ऑफ द राइट्स ऑफ द अक्यूज्ड। ठीक है, अक्यूज के राइट्स क्या क्या है इसके बारे में उनको अच्छी तरह जान लेना चाहिए और उनके राइट्स के लिए भी उनको फाइट करना चाहिए। ही इज नॉट ओनली रिक्वायर्ड टू कंडक्ट प्रोसिक्यूशन केस, ही शुड रेस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द अक्यूज्ड। ठीक है, अक्यूज के राइट्स को रेस्पेक्ट करना है एंड प्रोटेक्ट भी करना है। ये सब पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम है, ये हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने भी बोला है।
आप देखिए, ड्यूटी ऑफ ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू नॉट अज्यूम द रोल ऑफ ए प्रोसिक्यूटर इज वाइटल इन ट्रायल्स अंडर स्पेशल स्टैट्यूट्स लाइक यूएपीए। देखिए, जब यूएपीए जैसे केस में कोई अक्यूज्ड होता है ना दोस्तों, उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर को और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यूएपीए जैसे केसेस में जो प्रोविजन है वो और स्ट्रिक्ट होता है। मैक्सिमम केसेस में ट्रायल डिटेंशन होता है। ट्रायल डिटेंशन मतलब ट्रायल के दौरान जिसको जेल के अंदर रखता है, इनको बेल भी मैक्सिमम केसेस में नहीं मिलता है। यूएपीए केसेस में जो भी अंदर रहता है ना दोस्तों, इनको मैक्सिमम बेल नहीं देता है, क्योंकि ये बोलते हैं ना नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ या एविडेंस डिस्ट्रॉय करेगा, तो ये सब बोल के किसी को बेल नहीं देते हैं, तो मैक्सिमम टाइम ये जेल के अंदर रहता है। तो इन केसेस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को और ध्यान देना चाहिए, अक्यूज के राइट्स को मान लेना चाहिए। अंडर डिटेंशन बिकम्स ए कन्वीनियंट मीन्स टू पनिश दोस अक्यूज्ड। ये क्या बोला है, देखिए यूएपीए जैसे केसेस में जो अंडर ट्रायल डिटेंशन होता है, मतलब ट्रायल के दौरान जिनको जेल के अंदर डालते हैं ना, वही एक पनिशमेंट बन जाता है, क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम तक चलता रहता है। जैसे फादर स्टैन स्वामी के केस में ये विदाउट एनी पनिशमेंट अंडर ट्रायल डिटेंशन में काफी सालों से जेल के अंदर था, वही एक पनिशमेंट हो गया ना। सच ट्रायल्स आर लॉन्ग ड्रॉन आउट एंड द कन्विक्शन रेट इज ऑल्सो वेरी लो। यूएपीए केस के अंदर मैक्सिमम केसेस इंडिया में होता है, इसमें जितने को भी ट्रायल डिटेंशन कराते हैं ना, जब इनकी सेंटेंस सुनाते हैं तब बिना एविडेंस के कारण इनको छोड़ देते हैं, मतलब कन्विक्शन रेट बहुत कम है। देखिए 2019 में 11% ऑफ यूएपी केसेस द पुलिस क्लोज द केस बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट एविडेंस। ठीक है, 11% ऑफ यूएपी केसेस जो था 2019 में पुलिस ने क्लोज किया था। एंड चार्जशीट्स वेर फाइल्ड ओनली इन 9% ऑफ द यूएपी केसेस, ओनली 9% में चार्जशीट फाइल किया था। कन्विक्शन रेट ऑफ यूएपी केसेस देखिए 29.2% है, कंपेयर टू एन एवरेज कन्विक्शन रेट ऑफ 50.4% ऑफ क्राइम्स। देखिए यूएपी केसेस में जो कन्विक्शन रेट होता है ना, ओनली 29.2% है, वेरास अदर केसेस में, अदर जो क्रिमिनल केसेस होता है इसमें 50.4% है। समझ गए आप? मतलब अगर यूएपीए केस में किसी को अरेस्ट किया, अक्यूज करके अरेस्ट किया कोई भी, और इनको जेल में डाला, ट्रायल डिटेंशन कर रहा है, और ओनली 29.2% को ही पनिशमेंट मिलता है, बाकी सारे को बिना एविडेंस या कुछ ना कुछ बोल के छोड़ देते हैं। एंड जो और केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस होते हैं, इसमें 50% को पनिशमेंट मिल जाता है। तो कहने का मतलब यह है ऑथर का, जब इसकी कन्विक्शन रेट ओनली 30% से नीचे है, तो इनको जो ट्रायल अक्यूज्ड है, इनके राइट्स को रेस्पेक्ट करना और प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनको कोई पनिशमेंट नहीं मिला ना, ये गिल्टी या गलत साबित नहीं हुआ ना, तो इनके राइट्स को रेस्पेक्ट करना, प्रोटेक्ट करना एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिनके पास इतने पावर्स है, उसका मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। ठीक है दोस्तों, लास्ट आर्टिकल, ए कार्डिनल ओमिशन इन द कोविड-19 पैकेज। ये आर्टिकल लिखा है डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, ए फिजिशियन एपिडेमियोलॉजिस्ट। एपिडेमियोलॉजिस्ट का मतलब यह होता है दोस्तों, जब कोई डिसीज आउटब्रेक्स वगैरह होता है उनके बारे में रिसर्च करने वाला, राइट। आप देखिए इस आर्टिकल में पहले उन्होंने कुछ इंट्रोडक्शन दिया है चीज़ों को समझने के लिए। देखिए 1980s की बात करें तो देयर वेर ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज अक्रॉस द कंट्री with newly constructed buildings, impeccable linoleum floorings, imported state of the art medical equipments, etc. etc. कहने का मतलब यह है 1980s में हमारी जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर था, हमारी जो फैसिलिटीज थे, वो काफ़ी अच्छे थे। और ये पैसे हमें कहाँ से आया? हमें कई सारे ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस मिले थे फ्रॉम मेनी वेल इंटेंशन इंटरनेशनल डोनर्स। कई सारे इंटरनेशनल डोनर से हमें बहुत सारे पैसे मिले हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए। पर हुआ क्या? In the year to follow, number of patients attending these facilities continued to be low. कोई ये फैसिलिटीज को यूज करने वाले नहीं थे। समझ में आया आपको? मतलब इस फैसिलिटीज को एक तो यूज करने के लिए पेशेंट्स नहीं था, और इन फैसिलिटीज को यूज कराने के लिए जो स्टाफ चाहिए ना, वो भी नहीं था। Years later, vehicles were repurposed for use in some national program. जितने भी एडवांस्ड व्हीकल्स वगैरह आए थे, एम्बुलेंस वगैरह, वो सब दूसरे प्रोग्राम्स के लिए फिर यूज किया, डाइवर्ट किया। जिस पर्पस के लिए आए थे वो हो नहीं पाया। ये की रीजन वाज दैट व्हाइल इंफ्रास्ट्रक्चर वाज अपग्रेडेड देयर वाज पेरेनियल शॉर्टेज ऑफ हेल्थ स्टाफ। इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज तो था हमारे पास, पर हमारे पास स्टाफ की कमी थी। डॉक्टर्स, नर्सेस एंड अदर्स वेर नॉट देयर, विच वॉज सपोज टू बी रिक्रूटेड बाई द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट को रिक्रूट करना चाहिए था इन सबको, सफिशिएंट डॉक्टर्स को, हेल्थ केयर वर्कर्स को, नर्सेस को, ये नहीं हो पाया, इसलिए ये प्रॉब्लम हुआ, ऑथर का कहना है। 4 decades लेटर इन कोविड-19 पैंडेमिक रेस्पॉन्स, इंडियन गवर्नमेंट अपीयर्स टू रिपीट द सेम मिस्टेक। अब ये कोविड-19 पैंडेमिक रेस्पॉन्स जो चल रहा है, इस टाइम पे भी हमारी जो गवर्नमेंट है यही मिस्टेक फिर से करने वाला है, ये ऑथर कह रहा है। देखते हैं। अब देखिए संडेज फाइनेंशियल पैकेज, जुलाई 8, 2021 में यूनियन गवर्नमेंट ने इंडिया कोविड-19 इमरजेंसी रेस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयरनेस पैकेज फेज 2 अनाउंस किया था। इस पर्टिकुलर पैकेज में गवर्नमेंट ने
ये बोला देयर इज ए प्लान टू इंक्रीज कोविड-19 बेड्स, improve the oxygen availability and supply, create buffer stocks of essential medicines, purchase equipment and strengthen pediatric beds. मतलब जितने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो सब इस पैकेज में इंक्लूडेड था, पर इसमें एक चीज नहीं था। क्या? पैकेज barely has any attention on improving the availability of health human resources. ह्यूमन रिसोर्सेज को इंप्रूव करने का या अवेलेबल करने का कोई बात इसमें नहीं किया है। मेरा कहने का मतलब है स्टाफ को इंक्रीज करने की बात नहीं किया है। Even before the novel coronavirus pandemic, as reported in Rural Health Statistics and National Health Profile, both official government documents से ये पता चला, जो health statistics है, national health profile है, ये सबसे, there are vacancies for staff in government health facilities ranging from 30 to 80%। इतनी vacancies अभी भी है, तो गवर्नमेंट को ये रिक्रूट करना चाहिए। देखिए किन किन की कमी है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, नर्सेस, लैबोरेटरी टेक्नीशियंस, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये गवर्नमेंट का एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ऑथर कह रहा है। In addition, there are wide interstate variations. States that have poor health indicators with the highest vacancies. जिन स्टेट में सबसे poor health indicators है, उनमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज है। समझ गया? The government seems to have recognized the gaps in health infrastructure. However, the shortage in health workforce is barely being discussed. देखिए गवर्नमेंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए काफ़ी फंड्स एलोकेट किया है, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, पर देखिए जो हेल्थ वर्कफोर्स में जो शॉर्टेज है, जो वैकेंसीज है, वो फुलफिल नहीं कर रहा है। इसके बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं चल रहा है। एक इंटेंसिव केयर यूनिट बेड और वेंटिलेटर इज नो यूज अनलेस देयर आर ट्रेन स्टाफ। देखिए इंटेंसिव केयर यूनिट आने से, कोई नए वेंटिलेटर्स आने से या नए टेक्नोलॉजी आने से कोई फ़ायदा नहीं है जब उसको चलाने के लिए क्वालिफाइड लोग नहीं हो। तो जितनी वैकेंसीज है, जो मैंने बोला 30 to 80% वैकेंसीज अभी है, इस वैकेंसीज को जब तक फुलफिल नहीं करोगे, आप इतना ज़्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, 16 मंथ्स हो गया पैंडेमिक को शुरू होते, देयर हैज़ बीन ओकेजनल रिकॉग्निशन ऑफ शॉर्टेज एंड ए फ्यू कमिटमेंट्स टू फिल द वैकेंसीज फुलफिल करने के लिए कोविड-19 पैंडेमिक शुरू होने के बाद भी इतना ज़्यादा कमिटमेंट्स नहीं दिख रहा है। COVID-19 package 2, which focuses on the health infrastructure strengthening, needs to be urgently supplemented by another plan. देखिए गवर्नमेंट ने COVID-19 पैकेज 2 में काफ़ी कुछ अच्छा किया है एंड इट फोकसेस ऑन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग। इनके साथ साथ गवर्नमेंट को और एक पैकेज अनाउंस करना चाहिए जिसमें इन पूरे वैकेंसीज को फुलफिल करना है एट ऑल लेवल्स। फाइनली डॉक्टर का कहना यह है द पैंडेमिक शुड बी यूज्ड एज एन अपॉर्चुनिटी। देखिए कोविड-19 पैंडेमिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, पर इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए हमें टू प्रिपेयर इंडियाज हेल्थ सिस्टम फॉर द फ्यूचर। हमारे हेल्थ सिस्टम को ऐसे परफेक्ट बनाओ, मेहनत करो, पैसे इन्वेस्ट करो, ऐसे परफेक्ट बनाओ ताकि फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ये भी बोल रहे हैं एज एन इनिशियल स्टेप यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ शुड कंसिडर गेटिंग ए कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ एक्शन टेकन ऑन द की डिसीजंस एंड गवर्नमेंट प्रोमिसेस। देखिए पैंडेमिक मार्च 2020 में स्टार्ट हुआ था, तब से लेके अब तक गवर्नमेंट ने कई सारे प्रोमिसेस किया है, कई सारे डिसीजंस लिए हैं, कई सारे इनिशिएटिव शुरू किए हैं। तो वो सबका एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करो, कितना हुआ है, कितना पेंडिंग है, और वो सब जल्दी जल्दी कंप्लीट करो। अब देखिए इंडियाज हेल्थ सिस्टम विल नॉट बेनिफिट फ्रॉम एड होक एंड पैच वर्क ऑफ वन और अदर स्मॉल पैकेजेस। ऐसे स्मॉल पैकेजेस से, इंटरिम पैकेजेस से इंडिया का हेल्थ सिस्टम बेनिफिट नहीं होने वाला है। क्या करना चाहिए? इंडिया एसेंशियली नीड सम ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस इन हेल्थ सेक्टर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस लाओ। द कोविड-19 पैकेज 2 अपीयर्स इनसफिशिएंट एंड सीम्स टू बी बेस्ड अपॉन ए मिसगाइडेड असम्पशन। डॉक्टर के हिसाब से जो कोविड-19 पैकेज 2 अनाउंस किया था ना, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को फोकस ज़्यादा दिया है, ये एक मिसगाइडेड असम्पशन है। मतलब जो पॉलिसी मेकर्स ने जो ये पैकेज बनाया, दिस इज ए मिसगाइडेड असम्पशन दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इज इक्वल टू हेल्थ सर्विसेज। देखिए हेल्थ सर्विसेज मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना नहीं है, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लाना नहीं है, इसके साथ साथ आपको ट्रेन मैन पावर भी लाना होगा। जितना आप इंफ्रास्ट्रक्चर ला रहे हो उतना ही आप ट्रेन मैन पावर को भी रिक्रूट करो। जब तक आप पूरे वैकेंसी को फुलफिल नहीं करोगे तब तक आपका जो फाइनल ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल नहीं होगा, राइट? तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और तीनों टॉपिक्स थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। शायद कल से हर्षित सर रिजॉइन करेंगे, आपको मुझे टॉलरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।